हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हमने इस सप्ताह अपना आपकी कृतिका पुस्तक का पाठ 3 साना साना हाथ जोड़ी ये हमने पूरा किया। बेटा पिछले सप्ताह में भी हमने यही पढ़ा था और इस सप्ताह भी हमने यही पढ़ा है। क्योंकि काफी लंबा चैप्टर था बेटा, इसलिए क्या है हमने ये इसको 2 हफ्ते में अपने पूरा कर लिया है। इसकी लेखिका है बेटा मधु कांकरिया। पिछले सप्ताह हमने पढ़ लिया था कि किस तरह से लेखिका जो है मधु कांकरिया की कैसे पल पल परिवर्तित हो रहे हिमालय को देखती है और उसकी सुंदरता में खुद ही आत्मसात होती हुई, खुद ही उसमें खोती हुई चली जाती है। ठीक है, क्या है लेखिका क्या बता रही है कि कभी संपूर्ण सौंदर्य दिखाई दे रहा था, कभी आसमान बादलों से ढका हुआ था। उसको लग रहा था कि मानो प्रकृति उसे समझदार बना रही हो, उसे सयानी बना रही हो। ठीक है, और समझदार बनाकर उसके सामने रहस्यों का उद्घाटन कर रही है, एक एक चीज का उद्घाटन कर रही है, उस रहस्य को खोलती हुई जा रही है ताकि लेखिका उसको समझ सके। लेखिका बता रही है कि धीरे धीरे जब धुंध हटी और धुंध की चादर हटी तो लेखिका ने देखा कि पहाड़ों के बीच झरनों, फूलों, घाटियों, इन सब के नज़ारे क्या थे, दुर्लभ थे, जो यानी बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। कहीं कहीं पर क्या है प्रकृति की छटा ऐसी थी जिसको देखकर लेखिका सोचने लगी कि ब्रह्मांड में कितना कुछ बदलता रहता है। ठीक है, लेखिका को उस समय पहली बार महसूस हुआ था कि निरंतर चलते रहना ही जीवन का आनंद है। ये सारा बेटा हम पिछले सप्ताह पढ़ चुके थे। चलिए जो इस सप्ताह हमने पढ़ा है उसको एक बार दोबारा से दोहरा लेते हैं। ठीक है, लेखिका उस प्रकृति के सौंदर्य में आत्मसात होती जा रही थी। उसे लगा था कि वह ईश्वर के निकट है। प्रातःकाल सीखी गई प्रार्थना उसके होठों पर आ गई थी, यानी उसको फिर वही प्रार्थना जो उसने सीखी थी उस नेपाली युवती से, वो फिर उसके होठों पर आ गई थी। क्या थी वो प्रार्थना जो लेखिका ने हमें हमारे पाठ का नाम दिया है साना साना हाथ जोड़ी, अर्थात छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों की तरफ समर्पित हो। ठीक है, लेखिका को फिर वही प्रार्थना याद आ जाती है। तभी उसकी जो वो मतलब जिस वो ध्यान में थी एकदम से वो क्या है जैसे सूखी हुई शाखा के टूटने की ऐसे चटक से आवाज आती है, ऐसे ही वो ध्यान उसका सारा टूट गया। लेखिका ने देखा, क्या देखा कि कुछ पहाड़ी ने पत्थरों पर बैठकर पत्थर तोड़ रही थी। उनके शरीर बड़े कोमल थे लेकिन वह कठोर परिश्रम कर रही थी। मतलब वो बिल्कुल कोमल सी थी, नाजुक सी थी, सुंदर सी थी और क्या कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा हार्ड काम, बहुत ही ज़्यादा कठिन काम वो कर रही थी। उन्होंने अपने बच्चों को पीठ पर लटकती हुई टोकरी में उन्होंने अपने बच्चों को डाल रखा था। किसी ने ऐसे कपड़े से अपने बच्चों को बांध रखा था और क्या है वो पूरी ताकत से अपनी उन पत्थरों को तोड़ रही थी। जमीन पर कुदालें, जो एक रास्ता बनाने का एक औजार होता है, उसको चला रही थी। एक कर्मचारी के पूछने पर पता चला कि इन्हीं पहाड़ियों के कारण पर्वतों के रास्ते बनाए गए हैं जिनके द्वारा आप आगे जा रहे हैं। और क्या है बेटा, पर्वतों पर रास्ते अपने आप थोड़ी ना बनते हैं, वहाँ पे भी तो क्या है जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, मजदूर हैं, बेचारे अपना पेट भरने के लिए क्या करते हैं, वो पहाड़ों को तोड़ तोड़ कर, उन पत्थरों को तोड़ तोड़ कर, काट काट कर उन पर रास्ते बनाते हैं, जैसे फिर हमारी गाड़ी वहाँ से आसानी से चली जाती है। कि एक कर्मचारी ने बताया कि जो ये पहाड़ी ने है यही रास्ता बनाती हैं। लेखिका ने जितेन से कहा कि ये काम बहुत ही ज़्यादा कठिन है। तब जितेन ने बताया कि थोड़ी सी चूक होने पर काम करने वाले की जान भी जा सकती है। अगर कहीं से हाथ पैर फिसला तो कहाँ जाके गिरेंगे हम, सीधा घाटी में। तब लेखिका को सिक्किम सरकार का बोर्ड याद आया कि उन्होंने जब वो वहाँ से गुजर रही थी तो वहाँ पर सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा हुआ था। उस पर क्या लिखा हुआ था कि आप ताजुब करेंगे, इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। कि आप ताजुब करेंगे, आप हैरान हो जाएंगे, आप विश्वास ही नहीं करेंगे
कि इन रास्तों को बनाने में देखो कितने कठिन रास्ते होते हैं, हमारा जरा भी हाथ पैर फिसला और हम सीधा कहाँ गिरते हैं, घाटी में, यानी हमारी मृत्यु हो जाती है। लेकिन अब जिसने वो रास्ता बना दिया वो सही सलामत बच गया, मतलब जो बच गया जिसने वो रास्ता बनाया, तो क्या है, एक तरफ से उसने मौत को ही झुठलाया है कि कितना से भी कठिन से कठिन काम क्यों ना हो, अगर हम अच्छे से सावधानी से करें तो हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अचानक लेखिका को पलामू तथा गुमला के जंगलों के पत्तों की तलाश करने वाली युवतियों का ध्यान आया। उसको एक बात और याद आ गई, कब, कि जब उसने पलामू और गुमला के जंगल देखे तो वहाँ पे भी जो आदिवासी युवतियाँ थी वो पत्तों की तलाश कर रही थी, उन पत्तियों को चुन रही थी, जो अपने बच्चों को कपड़ों के साथ पीठ पर बांध लेती थी। उन युवतियों के फूले पांव व पहाड़ियों के हाथों पर पड़े ठाठों के बारे में वह सोचने लगी। देखो पहाड़ी ने जो औरतें थी वो तो क्या है, कुदाल चला रही थी, छोटे छोटे हथियारों से, औजारों से पत्थर तोड़ रही थी, और वो जो आदिवासी महिलाएं थी पलामू और गुमला के जंगलों में, वो क्या है, पत्तों की तलाश में दर दर मतलब चल रही थी। तो क्या है, उसको उन पहाड़ी औरतों के हाथों में पड़े ठाठे, ठाठे वर्ड आया बेटा यहाँ पर, ठाठे, ठाठे क्या होता है बेटा, देखो जब हम कोई भी मेहनत का काम करते हैं या कस्सी चलाते हैं या कहीं लटकते हैं, वैसे भी आप जब नॉर्मल लटकते हो तो हमारे हाथों के ना यहाँ की जो स्किन है वो क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है, बिल्कुल छाले पड़ जाते हैं, और कंटिन्यू आप उस काम को करते रहते हो तो ये वाली जो खाल है, यहाँ की स्किन जो है वो बिल्कुल हार्ड हो जाती है, तो उनको बोलते हैं ठाठे। ठीक है, ऐसे ही क्या है, उन आदिवासी महिलाओं के पैर भी क्या हो गए थे, बिल्कुल सूज गए थे, स्वेलिंग हो गई थी उनके ऊपर। तो क्या है, लेखिका क्या सोच रही है कि देखो सुख चैन एक तरफ है और दुख दर्द दूसरी तरफ है, मतलब एक ऐसी जिंदगी कोई जीते हैं जो ऐशो आराम की जिंदगी है, जिनके बिल्कुल कोमल है, चलते हुए भी ऐसे मैट पर मखमल पर चलते हैं, और कुछ ऐसी है जो बेचारे इतनी मेहनत करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो क्या है, जीवन में दोनों ही परिस्थितियां आती हैं, सुख की भी और दुख की भी। आम लोगों की कहानी यानी सबकी कहानी एक जैसी नहीं होती। लेखिका को उदास देखकर जितेन ने समझाया कि यही इस देश की आम जनता है। लेखिका को क्या समझाया कि यही इस देश की आम जनता है। भी कहीं भी आप देखोगे तो क्या है, क्या देखोगे, कहीं सुख है तो कहीं दुख है। और जितेन क्या कह रहा है कि आप इनको मत देखो, जो ये आम लोगों की जिंदगी है इनको मत देखो। क्या देखो, इन पहाड़ों की सुंदरता को देखो जिनको आप देखने आई हो। ये पहाड़ देखो जो इतने पैसा खर्च करके आप यहाँ पर आई हो। जितेन उसको बताता है। आगे देखो, अब लेखिका क्या है, मन ही मन में क्या सोचने लगती है कि ये आम जनता का नहीं बल्कि जीवन का संतुलन भी है। यानी क्या है, प्रकृति हमें देती भी है, जितना देती है उससे कम हमारे से लेती है। मतलब ये तो चलता ही रहता है कि क्या है, जो बहुत कम लेकर समाज को वापस कर देता है। जब लेखिका जीप की तरफ मुड़ने लगी तब वे पहाड़ी ने किसी बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ी। जब लेखिका अपनी जीप की तरफ मुड़ने लगी तो क्या है, जो वो पहाड़ी औरतें थी जो काम कर रही थी, पहाड़ों पर पत्थरों को तोड़ रही थी, तो क्या है, वो एकदम से खिलखिलाकर हंस पड़ी। और जब लेखिका ने उनको देखा तो कैसा लगा कि ऐसा लगा जैसे जीवन लहरा रहा हो, सब कुछ बहुत ही सुंदर दिखने लगा हो। ठीक है, अब आगे देखो कि ऊंचाई पर चढ़ते समय जितेन ने लेखिका को बताया कि हम प्रत्येक मोड़ पर हेयर पिन बेंट की पर ऊंचाई से तेजी से चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन बेंट देखो नाम आया है बेटा, और पाठ को पढ़ते हुए भी हमने पढ़ा था हेयर पिन बेंट। क्या होता है इसका मतलब, सड़क का दोहरा मोड़। जब आप पर्वतों पर चढ़ते हो, पहाड़ों पर, हिली एरियाज पर जाते हो तो क्या है, सड़क एकदम से ऐसे मुड़ती हुई जाती है, मतलब दिखता ही नहीं आगे से कि आगे से कुछ आ भी रहा होगा, तो सड़क का दोहरा मोड़ बोलते हैं इसको। ठीक है, लेखक बताने लगा। लेकिन वहां पर पहुंचने से पहले क्या था, उस दोहरे मोड़ पर पहुंचने से पहले एक पड़ाव था।
मतलब जहाँ पर हम थोड़ी देर रुक कर विश्राम कर सकते हैं, पड़ाव रुक सकते हैं मतलब, ठीक है। जहाँ 7-8 वर्ष के पहाड़ी बच्चे स्कूल से वापस आ रहे थे, उस पड़ाव पर क्या है 7-8 साल के बच्चे थे, पहाड़ी बच्चे थे, मतलब वो अपने स्कूल से वापस आ रहे थे और लेखिका की जो गाड़ी थी उनसे वो लिफ्ट मांग रहे थे। तब जितेन ने बताया कि रोज ये बच्चे 3-3.5 किलोमीटर की चढ़ाई करके स्कूल जाते हैं। जितेन लेखिका को बताने लगा। लेखिका द्वारा स्कूली बस के बारे में पूछे जाने पर जितेन ने हंसकर कहा कि इस पहाड़ी इलाके पर एक ही स्कूल है क्या। लेखिका पूछने लगी कि क्या इनको स्कूली बस नहीं लेकर आती, छोड़कर आती। तो लेखक क्या जितेन ने क्या बताया कि क्या है, यहाँ पर ये एक ही स्कूल है और मैडम ये मैदानी इलाका नहीं है जहाँ बच्चों को बस स्कूल बस लेने आती है, तो पहाड़ी इलाका है, यहाँ तो बच्चे खुद जाते हैं और इसीलिए यहाँ के जो लोग हैं वो भी इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, कभी पहाड़ों से नीचे उतरते हैं कुछ सामान लेने के लिए, फिर चढ़ते हैं, सारा दिन वो मेहनत करते हैं, तो इसलिए वो मोटे नहीं होते, वो बिल्कुल ऐसे दृढ़ होते हैं, कठोर होते हैं, ठीक है। तो जितेन क्या बता रहे हैं आगे, उसने ये भी कहा कि ये बच्चे पढ़ाई के अतिरिक्त अपनी माँओं से क्या करते हैं, अपनी माँओं के जो उनकी माएँ काम करती हैं, जैसे पशु चराते हैं, पानी भरते हैं, लकड़ियाँ ढोते हैं, वो भी सारा काम अपनी माँओं के साथ मिलकर कराते हैं। जंगल से भारी भारी लकड़ियों के गट्ठर भी ये लेकर आते हैं। जितेन ने लेखिका को बताया कि इसलिए यहाँ के जो लोग हैं वो मोटे नहीं होते, बर्फीले, ठीक है। धीरे धीरे खतरा बढ़ता जा रहा था। सड़क बहुत संकरी हो गई थी। संकरा क्या होता है बेटा, संकरा रास्ता होता है जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम संकरा, जहां से निकलना मुश्किल हो। तो लेखिका को बता रहा है जितेन नार्गे कि रास्ते पर जगह जगह, वहां पर वो तो देख ही रहे थे कि वहां पर क्या लिखा हुआ था, जगह जगह पर चेतावनी बोर्ड लगे हुए थे और लिखा हुआ था कि यहाँ पर नरभक्षी हैं, यहाँ आपके चारों ओर कोई नरभक्षी मिले तो लंबे लंबे, मतलब वो उसको खा सकते थे वो नरभक्षी, लेकिन उनको वो नरभक्षी तो नहीं मिले जो मानव को खा जाते हैं। क्या मिले, लंबे लंबे बालों वाले याक मिले, वो दूध भी देते थे, वो याक उनको देखने को मिले। आगे क्या देखो कि शाम को लेखिका ने देखा कि पशुओं तथा लकड़ियों के भारी गट्ठर सिर पर उठाकर औरतें वापस लौट रही थी। आकाश में धुंध और बादल थे। चाय के हरे भरे बागानों में कुछ युवतियां बोकू पहनी थी। बोकू, देखो बेटा नाम आया है बोकू। बोकू क्या होता है, सिक्किमी परिधान होता है, सिक्किम की वेशभूषा है, इसको बोलते हैं बोकू। लेखिका ने क्या देखा कि कुछ औरतें क्या पहने हुए थी, उसने एक गोरे रंग की, मतलब सबने तो पहने हुए थे बोकू, लेकिन एक जो औरत थी, एक नव जो यौवना थी, नई नई जिसकी शादी हुई थी, उसने लाल रंग का बोकू पहना हुआ था। कैसे रंग का, लाल, ठीक है, लाल बोकू उसने पहना हुआ था और वो इतनी सुंदर थी, बहुत ज्यादा, जिसे देखकर लेखिका मंत्रमुग्ध होकर एकदम से चीख पड़ी कि वाह कितनी सुंदर। युमथांग पहुंचने से पूर्व यात्रियों ने एक छोटी सी शांत बस्ती लायुंग में विश्राम करना था। मतलब जो वो सिक्किमी परिधान पहने, बोकू पहने औरतें वहाँ पर काम कर रही थी, हरे हरे चाय के बागानों में पत्तियाँ तोड़ रही थी, लाल उन्होंने ड्रेस पहन रखी थी, शाम का वातावरण वैसे था, सूरज छिपने वाला था, सूरज भी अपनी लालिमा फैला रहा था, तो सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे इंद्रधनुष सा बना हुआ हो, ठीक है। आगे लेखिका क्या बता रही है कि उनको कहाँ पर रुकना था, लायुंग से युमथांग पहुंचने से पहले एक छोटी सी बस्ती लायुंग में उन्होंने विश्राम करना था। यहाँ पर वे तिस्टा नदी के किनारे लकड़ी के एक छोटे से मकान में ठहर गए थे, जिसके पास से तिस्टा नदी बह रही थी और वो अब तक जैसे जैसे लेखिका आगे चल रही है वो नदी भी उनके साथ साथ ही बह रही थी। लेखिका के चार मतलब लेखिका वहाँ पर उन पत्थरों पर बैठ गई, ऊपर से झरना गिर रहा था जो तिस्ता नदी में मिल रहा था। इतना सुंदर वातावरण था, इतना सुंदर चारों ओर का प्राकृतिक सौंदर्य था कि लेखिका उसको देखकर सोचने लगी कि हमारी वर्तमान पीढ़ी में हमारी जो वर्तमान पीढ़ी है उसने प्रकृति के सौंदर्य को कितनी हानि पहुंचाई है। कहीं से जंगल काट दिए, कहीं से पहाड़ काट दिए, कहीं से कुछ कर दिया, तो क्या है हमारी पीढ़ी ने प्रकृति को बहुत ही नुकसान पहुंचाया है। ऐसा अपराध किया है
जो क्षमा करने योग्य भी नहीं है। आगे देखो लेखिका क्या कह रही है कि बहते पानी को लेखिका ने अपनी अंजुली में भर लिया। अंजुली, अंजुली क्या होती है बेटा? अंजुली, बहते हुए पानी को लेखिका ने अपनी अंजुली में भर लिया, ऐसे ये होती है अंजुली, ठीक है। और पहले के लोग क्या करते थे, अपने हाथ में पानी लेकर ऐसे संकल्प करते थे, वचन देते थे एक दूसरे को, पानी को साक्षी मानकर। तो लेखिका सोचती है कि मतलब उसने ऐसे पीने के लिए पानी अपनी अंजुली में भरा कि पहले के लोग तो संकल्प करते थे, लेकिन मैं क्या संकल्प करूं इस पानी को ऐसे हाथ में लेकर। तभी क्या है, एक संकल्प करने का विचार उसके मन में आया, लेकिन वह कमजोर व्यक्ति के समान प्रार्थना करने लगी। क्या कहने लगी? मतलब वो कमजोर सी होगी कि मैं क्या संकल्प लूं, ठीक है। तो क्या है, वो कमजोर सी होगी और मन मन में क्या सोचने लगी कि मेरे अंदर की जितनी भी बुराइयां हैं, मेरे अंदर जितना भी अंधकार भरा हुआ है, तामसिकताएं, ठीक है, तम यानी अंधकार, जो भी बुराइयां हैं वो सारे इस पानी में बह जाए और मेरा मन क्या हो जाए, निर्मल यानी साफ सुथरा मन मेरा हो जाए। रात होने पर जितेन लकड़ी के खिलौने से गाने की धुन बजाने लगा और सभी नाचने लगे। 25 वर्षीय मणि ने अपनी नृत्य कला से, जो उसकी सहयात्री थी, उसने ऐसा डांस किया कि सभी उसको देखकर हैरान हो गए। और लेखिका सोचने लगी कि इतना आनंद कहाँ से आता है। आगे देखो क्या कह रही है कि लायुंग का सवेरा तिस्टा नदी के समान शांत था। यहाँ के लोगों की आजीविका का साधन क्या था? पहाड़ी आलू और धान की खेती व दारू। लेकिन लेखिका सवेरे सवेरे उसकी क्या इच्छा थी? सिर्फ बर्फ देखने की इच्छा से वो बाहर निकली थी, ऐसे घूमने के लिए कि सुबह सुबह मुझे बर्फ देखने को मिल जाएगी। पर वहाँ बर्फ का एक टुकड़ा भी नहीं था। वही एक सिक्किम युवक ने उसे बताया कि प्रदूषण के कारण बर्फ बहुत कम हो गई है। और उसने ये भी बताया कि कटाव जो है, आप कटाव चली जाओ, यहाँ पर आपको क्या मिलेगी? बर्फ देखने को मिलेगी, ठीक है। जो कि क्या था, भारत का जो स्विट्जरलैंड है वो क्या है? कटाव ही है। तो उसने क्या बताया कि वहाँ पर आपको बर्फ अच्छे देखने को मिलेगी। कटाव वहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उस युवक की पत्नी बड़ी उत्सुकता से लेखिका को देख रही थी, जिस युवक से लेखिका बातें कर रही थी। लेकिन एक गौ माता ने उसका महुआ गुड़प लिया, यानी वो एक गाय थी, वो उसको कुछ खिला रही थी और उस गाय ने फटाफट से वो खा लिया। और उसने क्या किया, मीठी झिड़कियाँ देकर, जैसे हल्के से हम डांटते हैं, चल ऐसे, इस तरह करके गाय को उसने वहाँ से भगा दिया। अब सभी कहाँ चलने लगे? कटाव की ओर चलने लगे। देखा कटाव का रास्ता तो और भी ज़्यादा खतरनाक था। धुंध के साथ साथ बारिश भी थी, जिससे बड़ी कठिनाई हो रही थी। जितेन सतर्क होकर गाड़ी चला रहा था। जगह जगह चेतावनी लिखी थी कि दुर्घटना से देर भली। आधा रास्ता तय करने के बाद धुंध हट गई। नार्गे ने क्या कहा कि कटाव के सामान्य इतनी ऊंचाई पर स्विट्जरलैंड है कि इतना सुंदर है। जब वहाँ पर पहुँच गए तो क्या कहा, जो उसकी सहयात्री थी मणि, उसने क्या बताया, उसने स्विट्जरलैंड को देखा हुआ था, वो वहाँ पर घूमी हुई थी। तो वो आपस में बातें करने लगे कि स्विट्जरलैंड बहुत ही सुंदर है। लेकिन उसने बताया कि नहीं, भारत का जो ये कटाव है वो स्विट्जरलैंड से भी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। आगे देखो क्या कहते हैं कि बर्फ से ढके पहाड़ों को देखते ही पता चल गया था कि कटाव आ गया है। पहाड़ पर कहीं पाउडर जैसी बर्फ थी तो कहीं धूप भी थी, और ऐसा लग रहा था कि जैसे धूप में वो नीचे पाउडर बह रहा हो। तब जितेन ने बताया कि बर्फ बिल्कुल ताज़ा है। जितेन में लेखिका ने जीप से सिर निकालकर चांदी के समान उस चमकी हुई बर्फ को देखा। तब जितेन ने कहा, जितेन बताया ना कौन था, कि वो उसका ड्राइवर भी था और वो गाइड भी था। तब जितेन ने कहा कि कैसा लग रहा है। तब लेखिका ने कहा, राम रोछा, नेपाली भाषा के शब्द हैं राम रोछा। और जितेन यानी बहुत, राम रोछा का अर्थ क्या है बेटा? बहुत अच्छा। और जितेन ये शब्द सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया कि
लेखिका क्या बोल रही है, नेपाली बोल रही है कि वो उसकी भाषा थी। अगले क्षण मोतियों के समान बर्फ गिरने लगी, जिसे देखकर जितेन खुश हो गया और नेपाली गाना गाने लगा। सभी सैलानी जीप से नीचे उतर आए और बर्फ से खेलने लगे। कुछ ने प्राकृतिक सुंदरता को कैमरे में कैद कर लिया, यानी उनकी फोटो ले ली। लेखिका के पास न तो बर्फ के जूते थे जिन जूतों को पहनकर वो बर्फ में चल सके, उसका आनंद ले सके, और ना ही वहाँ पर कोई पहाड़ी टूरिस्ट स्पॉट था कि वहाँ से कुछ खरीद सके, कुछ दुकानें वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके पैर ठंड से काँप रहे थे पर मन खुशी से नाच रहा था। मतलब देखो, लोग तो अपने कैमरों में कैद कर रहे थे उस सारे दृश्य को, लेकिन जो लेखिका है वो क्या है, उस सारे नज़ारे को अपने अंदर समेटती जा रही थी, सब कुछ आत्मसात करती हुई जा रही थी, ताकि जब वो महानगर में जाए, महानगर यानी जो बड़े बड़े नगर हैं, बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पर वो जाए, यानी वो तो अब हरदम तो वो पहाड़ों पर नहीं रह सकती थी ना, कि जब वो अपने शहर जाए, महानगरों में जाए, तो क्या है, उस नज़ारे को वो दोबारा से फिर से वो याद कर सके। उसे महसूस हुआ कि यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने इस दिव्यता के बीच ही, ऐसी प्रकृति की रचना के बीच ही वेदों की रचना की होगी, सबके सुख की कामना की होगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः। लेखिका का विचार था, क्या था विचार, कि यदि कोई दुष्ट व्यक्ति भी स्थान को देख ले तो वो भी हैरान हो जाए, वो भी एकदम ऐसे शांति में आ जाए। और मतलब जो वो कोई गलत करना चाह रहा है, देखो दुष्ट होगा तो गलत तो करेगा ही, अगर कोई दुष्ट व्यक्ति भी इसको देखे, वो भी गलत करने की सोचे, तो इस प्रकृति की सुंदरता के बीच वो भी उस अमंगल कार्य को न कर पाए, भूल जाए उसको वो। तब लेखिका ने मणि से गिलहन की कविता के बारे में पूछा, लेकिन मणि की दार्शनिक के समान हिमालय को जल स्तंभ कहने लगी। लेकिन मणि क्या है, जैसे एक दार्शनिक कौन होता है, जो दर्शन करने जाता, जो देखने जाता है, तो वो क्या हिमालय को क्या कहने लगी, जल स्तंभ। उसका कहना था कि प्रकृति एक अच्छे तरीके से जल का संचय करती है, संग्रह करती है, कि जब सर्दियाँ होती हैं तब तो क्या है, बर्फ़ के रूप में इसको जमा कर लेती है, और जब गर्मी होती है, हर तरफ तापमान बढ़ने लगता है, त्राही त्राही मचती है पानी के लिए, तो क्या है, ये जो प्रकृति है ये इस बर्फ़ को पिघलाकर हमारे सूखे हुए गले को तर कर देती है। ठीक है, तभी क्या है, लेखिका को किसका ध्यान आया, उन पहाड़ियों का, जो पहाड़ी ने पत्थर तोड़ रही थी, उन स्त्रियों का ध्यान उसको आया। तब वह कुछ उदास सी होने लगी। आगे देखो, लेखिका और उसके साथियों का सफ़र थोड़ा और आगे बढ़ा। सभी कहाँ पहुँच गए, बॉर्डर पर पहुँच गए। यहाँ क्या था, बॉर्डर पर क्या होता है, फौजियों की छावनियाँ, जहाँ पर फौजी लोग रहते हैं, छोटी छोटी चौकियाँ सी बनाकर। तब लेखिका ने एक फौजी से पूछा कि आप 15 डिग्री तापमान में कैसे रहते हैं। उसने उदास हंसी से कहा कि आप चैन की नींद सो सकें, इसलिए हम यहाँ पर पहरा दे रही हैं। थोड़े दूर जाने पर एक और फौजी छावनी दिखाई दी। उस पर लिखा हुआ था, वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो। वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो। लेखिका सोचने लगी कि इतनी ठंड में लोग यहाँ रह रहे हैं, जहाँ पेट्रोल के सिवाय सब कुछ जम जाता है। फौजियों को देखकर जितेन ने बम से मारे जाने वाले उन माओवादियों के बारे में बताया, नक्सली जो होते हैं बेटा, ठीक है, उन माओवादियों के बारे में क्या बताया कि इन्होंने एक भी कामरेड की डेड बॉडी सरकार के हाथ नहीं लगने दी। कामरेड कौन होते हैं, जो साथी होते हैं। और यह खबर अखबारों में भी नहीं छपी कि युथांग की घाटियों में बहुत सारे प्रियतु और रोडोडेंड्रो के फूल थे, यानी वहाँ पर फूल भी थे। जितेन ने बताया कि 15 दिनों के बाद यह घाटी फूलों से भर जाएगी। अब चौड़ा रास्ता आ गया था जहाँ बंदर अपने बच्चों के साथ दिखाई दे रहे थे। तब जितेन ने बताया कि यहाँ कैंसर से बचने के लिए बंदर का मांस खाया जाता है। तब एक सैलानी ने उससे पूछा कि तुमने भी बंदर का मांस खाया है। उसने उत्तर दिया कि मैंने तो बंदर का क्या, मैंने तो कुत्ते का भी मांस खाया है। मतलब सैलानी तो जो घूमने वाले थे उनके साथ थे, उनको विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने सोचा कि मजाक कर रहा है। पर लेखिका को विश्वास था कि दक्षिण बिहार के आदिवासी सूअर का दूध पीने के लिए भी मजबूर होते हैं। उसको विश्वास था कि इसने जरूर खाया होगा। आगे देखो,
यात्री सफर पूरा करके युमथांग लौट आए थे, लेकिन यह कटाव जैसे सुंदर नहीं था। अब देखो, वो अब कटाव से वापस आ गए थे तो युमथांग उनको फीका लग रहा था। उसे महसूस हुआ कि मंजिल तक का सफर मंजिल से कहीं ज्यादा रोमांचित होता है। कि क्या है, एक मंजिल का सफर, मान लो हमारी मंजिल यहाँ है, तो हमें यहाँ तक के, हमने यहाँ से जाना है, तो हमने यहाँ से यहाँ पहुँचना है अपनी मंजिल तक। और इस मंजिल को तय करते हुए जो हम तय करेंगे, लेखिका क्या बता रहे कि ये जो सफर है ये बहुत ही सुहावना है, ना कि मंजिल बल्कि मंजिल तक पहुंचने का सफर। ठीक है, लेखिका ने बताया। क्या देखा उन्होंने, वहां पर एक सिक्किमी जो महिला थी वो चिप्स बेच रही थी। तब लेखिका ने पूछा कि क्या वह सिक्किमी है, तो उसने उत्तर दिया कि नहीं, मैं इंडियन हूँ। यह सुनकर लेखिका बहुत खुश हुई, क्योंकि सिक्किम के लोग भारत में मिलकर खुश हैं। वह सोचने लगी कि काश कश्मीर में भी यही स्थिति हो। अचानक एक कुत्ते ने उनका रास्ता काट दिया। तब जितेन ने बताया कि ये कुत्ते सिर्फ चांदनी रातों में ही भौंकते हैं, कि जब रात चांदनी होती है तभी भौंकते हैं। लौटते समय जितेन ने जानकारी दी कि यहाँ एक ऐसा पत्थर है जिस पर गुरु नानक के पैरों के निशान हैं। उसने बताया कि गुरु नानक की थाली से छिटक कर जहाँ जहाँ चावल के दाने गिरे, वहाँ वहाँ चावल की खेती होती है। वहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर चलने के बाद जितेन ने लेखिका को खेदुम नामक स्थान दिखाया, जहाँ देवी देवताओं का स्थान है, जहाँ लोग गंदगी नहीं फैलाते। पूछने पर बताया कि हम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते, बल्कि हम लोग तो नदी, पहाड़ों, झरनों इनकी पूजा करते हैं। इसलिए लेखिका ने कहा कि गंगटोक इतना सुंदर नगर है। तब जितेन ने कहा कि इसका नाम गंगटोक नहीं, गंतोक है। ठीक है, क्या है, गंतोक। इसका अर्थ है कि पहाड़। उसने पुनः बताया कि युमथांग को टूरिस्ट आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता ने बनवाया था। अब भी यहाँ रास्ते बन रहे हैं। लेखिका मन ही मन कहती है कि यहाँ नए नए रास्तों की खोज अभी भी जारी है। मनुष्य की इस खोज का नाम सौंदर्य है। और जीप आगे बढ़ने लगी। जैसे जैसे मनुष्य खोज करता है, क्या है, मतलब जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है, खोज ही तो करता जाता है। ठीक है, लेखिका मन मन में सोच रही थी कि कैसे मनुष्य पहाड़ों को काटकर नए नए रास्ते बनाता है, खोज करता है ये, और धीरे धीरे यही सोचते सोचते लेखिका की जीप आगे बढ़ गई। ठीक है बेटा, तो ये हमारा पाठ पूरा हुआ। आप इसके प्रश्नोत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेना, और कहीं से ना समझ आए बेटा पूछ लेना। धन्यवाद।